जय हिंद दोस्तों, डिजिटल सर्वोदय परिवार में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग संसाधन पढ़े थे। आज हम लोग संसाधन का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, भूमि मृदा संसाधन। उसमें जानेंगे भूमि होता क्या है और मृदा के बारे में पढ़ेंगे और वो हमारे लिए किस प्रकार का संसाधन है, उस पर हम लोग क्या क्या करते हैं, यह सब हम चलेंगे और देखेंगे कि भूमि कहने का मतलब भूमि और मृदा क्या है। जैसा देखिए, हम नोट्स में लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है भूमि मृदा संसाधन। भूमि मृदा संसाधन। भूमि मृदा संसाधन कहने का मतलब कि कहीं नहीं कहीं हम भूमि के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य की ज्यादातर भूमि से ही अपना क्या करते हैं, काम करते हैं, भूमि पर ही काम करते हैं, भूमि पर ही माने कि खेती बाड़ी करते हैं, घर बनाते हैं, आवास बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भूमि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। चलिए हम पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। नोट्स में है भूमि। भूमि है, हेडिंग में क्या है, भूमि। तो भूमि है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्यतः भूमि से होती है। कहा गया कि भूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है और भूमि से हमारे लिए क्या आवश्यकता की पूर्ति करता है। भूमि पर हम लोग क्या करते हैं, निर्भर होते हैं। भूमि है तो उस पर फसल उगता है, पेड़ पौधे होते हैं और भूमि पर हम लोग घर वगैरह बनाते हैं। और जो कहता है भूमि पर मुख्यतः भूमि से ही होती है, हमारी आवश्यकता भूमि से ही पूर्ति होती है। अब जैसे में क्या क्या आवश्यकता पूर्ति होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या होता है। जैसे में लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे में लिखा है आवास के लिए घर। ये अवश्य हम कहें कि भूमि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है और जो हमारी आवश्यकता जो पूरा होती है वह मुख्यतः भूमि से ही पूरा होती है। जैसे में लिखा हुआ है आवास के लिए घर। घर हम पानी में नहीं बना सकते, घर बनाने के लिए हमको भूमि पर ही घर बनाना होगा। इसलिए कहा भूमि पर हमारे लिए क्या होना चाहिए, घर बनाने के लिए भूमि हमारे लिए जरूरी है। आने जाने के लिए विधि मार्ग हमारे लिए जरूरी है, यह भी किस पर बनाया जाता है, भूमि पर बनाया जाता है। कृषि के लिए खेत जिस पर खेती बाड़ी किया जाता है वो भी किस पर किया जाता है, भूमि पर किया जाता है। तीसरा है पशुपालन के लिए चारागाह, यानी कि जहाँ पर पशु पक्षी, जहाँ पर पशु वगैरह चरते हैं, जिसको चारागाह कहा जाता है, जिसको खाली खेत कहा जाता है, वो भी किस पर होता है, प्रति भूमि पर ही होता है। उसमें क्या है, वो भी भूमि पर ही होता है। और उसमें कहा कि अगला पॉइंट में जो कहा कि खनिज जो होता है, जो पर खनिज निकलता है वो कहाँ से निकलता है, भूमि से ही प्राप्त होता है। यानी कि खनिज भी क्या होता है, भूमि पर प्राप्त होता है। उद्योग यानी फैक्ट्री वगैरह किस पर लगता है, भूमि पर ही, अब भूमि पर ही बनाया जाता है। दूसरा, व्यापार का केंद्र भी भूमि पर ही अवस्थित होते हैं। कहने का मतलब कि भूमि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। और वह पूर्ति कैसे करता है, हमको रहने के लिए आवास भूमि पर ही बनाते हैं, आने जाने के लिए रास्ता भूमि पर ही बनाते हैं, खेती करने के लिए भूमि का उपयोग करते हैं और खेती के बाद हम लोग चारागाह करने के लिए, बकरी भैंस वगैरह चराने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, भूमि का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं हम भूमि हमारी जरूरतों को पूरा करता है, उसका उपयोग हम मनुष्य करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, संसाधन होता है। और उसी तरह से दूसरा में है भूमि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं, जैसे भूमि से हमारी मूलभूत आवश्यकता जो हमारा मेन आवश्यकता है, जिससे हमारा पूर्ति होता है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान ये किससे हमको प्राप्त होता है, भूमि से ही प्राप्त होता है। इसलिए कह सकते हैं भूमि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इतना में किसी को डाउट हो सकता है तो आप पूछ सकते हैं पीछे से। जैसे भूमि हमारे लिए मूलभूत आवश्यकता है, जैसे आवास, भोजन, वस्त्र की पूर्ति कहाँ से होती है, भूमि से ही पूर्ति होती है। तो हम पहले डिफिनेशन पढ़े भूमि। तो भूमि कहा एक महत्वपूर्ण संसाधन है और वह ऐसी संसाधन है जिसकी हर आवश्यकता की पूर्ति हमसे किससे होती है, भूमि से होती है। जैसे हम बता दिए थे, हमको घर रहने के लिए आवास यानी मकान भूमि पर ही प्राप्त होता है। उसके बाद हमको आने जाने के लिए सड़क भूमि से ही प्राप्त होते हैं। खेती करने के लिए हमको कृषि जो भी काम करते हैं वो भूमि से ही प्राप्त होते हैं।
चारागाह करने के लिए हमको भूमि से ही प्राप्त होता है। और हमारा जो मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, वो हमको किससे प्राप्त होता है? भूमि पर होगा प्राप्त। अगर भूमि न रहेगा तो हम उस पर अवस्थित ढंग से न रह सकते हैं, व्यवस्थित ढंग से न रह सकते हैं। और इसमें अगला टॉपिक है, भूमि से ही रिलेटेड टॉपिक है। हम इतने टॉपिक आप लोग को दे दिए हैं कि आपको दिक्कत न हो। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसके बारे में 4 से 5 लाइन आप टॉपिक में बना के लिख सकते हैं। उसी में है कृषि, उद्योग, परिवहन, खनन आदि सभी कार्य किस पर होते हैं? निर्भर होते हैं भूमि से। हम पहले ही कह दिए थे, हमको जो भी कार्य करना है, चाहे पेड़ पौधा, भूमि, सब किस पर होता है? भूमि से। परिवहन हो, खनन हो, ये सब किस पर निर्भर होता है? भूमि पर ही निर्भर होता है। दूसरा कहा, भूमि सीमित संसाधन, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। कहा भूमि क्या है? सीमित संसाधन है। भूमि क्या है? सीमित संसाधन है, इसलिए भूमि का हमको संरक्षण करना है। क्योंकि अधिकतर जगह पर हमारा जो भूमि है वह कम है, और सबसे ज्यादा क्या है? मैदान है, पर्वतीय क्षेत्र है, ये सब भूमि है। अब अगला टॉपिक कहता है, अगला टॉपिक क्या कहता है कि भारत में भूमि का वितरण असमान है। यानी कि भारत में जो भूमि को हम भागों में बांटते हैं वह असमान तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नहीं बटा हुआ। कहने का मतलब मैदानी भाग 43% है, यानी कि जहां पर कुछ भी ना होता हो, मैदान ही मैदान है, वो कितना भाग है? 43% है। और उसके बाद कहता है पठार, यानी कि जो भी पत्थर वाला एरिया है उस कितना है? 27%। और पर्वतीय कितना है? 30%। पर्वतीय क्षेत्र कितना है? 30% है। इसको सीमित ढंग से बांटा गया है। अब दूसरा कहता है भारत में भूमि संसाधन। भारत में क्या कहा? भूमि संसाधन। क्या कहा कि भारत में भूमि संसाधन, कहा कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.87 करोड़ हेक्टेयर है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32.87 करोड़ है। कितना है? 32.87 करोड़ है, हेक्टेयर है, यानी कि करोड़ हेक्टेयर में है। अब कहा कि लगभग 48.83% भूमि पर कृषि की जाती है। हम कहते हैं कि भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। और इसमें 48.83 यानी कि लमसम 49% भूभाग पर क्या होता है? खेती की जाती है। 49% भाग पर क्या की जाती है? खेती की जाती है, जो कृषि के लिए है। और दूसरा है लगभग 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि खेती होती है। 15 करोड़ हेक्टेयर पर भूमि पर क्या होती है? खेती होती है। वन क्षेत्र लगभग 23% भाग, यानी 7 करोड़ हेक्टेयर, 7 करोड़ हेक्टेयर के लिए आसपास है। यानी कि वन के लिए जो जगह है वह 27 पॉइंट है, यानी लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर किसके लिए है? वन के लिए खेती है। हम पढ़ रहे हैं भारत में भूमि संसाधन। अब हम पढ़ेंगे, भूमि पढ़ रहे थे तो हमको प्रमुख, कहा कि प्रमुख राज्य में कृषि की भूमि। अब कहता है कि प्रमुख राज्य में कृषि भूमि, यानी कि कौन सा राज्य है जहां पर कृषि खेती की जाती है, वहां पर कितना % भूभाग पर खेती की जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब कहा कि पंजाब हरियाणा 80% से अधिक भूमि पर खेती की जाती है। यानी कि अभी हमारे देश में, यानी कि भारत देश में सबसे ज्यादा अगर खेती की जाती है तो वह पंजाब और हरियाणा में खेती की जाती है। और वहां कितना % है? 80% भूमि पर, यानी कि 100 में 80% क्षेत्र में क्या होता है? खेती की जाती है। और 20% जो बचा भूमि, वहां पर फैक्ट्रियां वगैरह लगा हुआ होता है। तो यही कहा। दूसरा कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भूमि होगा, वहां का उस राज्य का जो क्षेत्रफल होगा, उस राज्य में लगभग 70% भूमि पर खेती होता है। यानी कि कहा कि पंजाब का अगर जो जितना क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल में 80% जो भूमि होगा उस पर खेती की जाती होगी। उत्तर % में जितना % उसका क्षेत्रफल होगा, उस एरिया में 70% एरिया पर क्या होगा? 100 गो खेत में से 70 गो खेत में क्या होगा? कृषि खेत होगा। और 70 जो 30% जो बचा होगा यूपी में, उस पर क्या होगा? फैक्ट्रिया होगा, घर होगा, मकान होगा, ये सब क्या होगा? ये सब संसाधन ही होगा। दूसरा कहा कि राजस्थान,
क्या कहा, राजस्थान में कम वर्षा के कारण कम उपज होता है। दूसरा कहा कि ई पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में वर्षा ज्यादा होता है इसलिए यहाँ पर उपज ज्यादा होता है। और राजस्थान हम जानते हैं कि वहां पर रेगिस्तान है, थार ही थार है, वहां पर पानी की कमी होने के कारण वहां पर वर्षा भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण वहां पर क्या होता है, उपज कम होता है। अगला, ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें और क्या लिखा हुआ है, अब हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की जो कृषि और जलवायु, भारत में जो कृषि का खेती होता है वह जलवायु पर डिपेंड करता है, मौसम पर डिपेंड करता है कि किस मौसम में कौन सी खेती होती है। ठीक है, अब इसमें कहा कि जलवायु पर डिपेंड करता है, यानी कि कहां पर हमको सिंचाई के लिए साधन है, कहां पर साधन नहीं है, इस सब के भी बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। कहा कि भारत की लगभग 30% भूमि सिंचित है, यानी कि जहां पर 30% जो भारत की लगभग भूमि है जहां सिंचित, सिंचित करने का मतलब कि उसके वहां पर पानी वगैरह का सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से क्या है, उनका रख रखाव भी ठीक है, वहां पर पानी उपलब्ध है, तो वहां पर खेती अच्छा से होता है। दूसरा कहता है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल भराव की समस्या हो जाती है, कहता है कि जहां पर लगातार पानी होता है तो वहां पर ज्यादा जल भराव हो जाता है, इससे भी क्या होता है, फसल भी नुकसान हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसके बारे में भी बताया गया। कम वर्षा वाले क्षेत्र में सूखा ही होता है, कहता है ज्यादा अगर पानी है तो यो दिक्कत, कम पानी है तो यो दिक्कत, पानी ना बरस रहा है तो यो दिक्कत, यानी कि हम लोगों में कुछ में भी दिक्कतें हैं, सब कुछ में पानी हो गया तो यो दिक्कत कि जल भराव हो जाएगा, पानी ना हुआ तो सूखा हो जाता है, और जहां पर सिंचित है तो वो एरिया 30% है। अब जो कहा, चौथा जो कहा कि मानसून, यानी कि चौथा पॉइंट है, कहता है मानसून कृषि पर अधिक निर्भर है, यानी कि जो भारत का जो कृषि है, भारत के जो किसान है, भारत के जो मजदूर है, जो किसानी है, उन लोग मानसून पर डिपेंड होते हैं कि अगर वर्षा होगा तो हमारा फसल अच्छा होगा, वर्षा ना होगा तो फसल अच्छा ना होगा। वह किस पर डिपेंड करते हैं, वह जलवायु पर, मानसून पर डिपेंड रहते हैं। अब हम इतना पढ़ लिए भूमि के बारे में, तो एक बार भूमि के बारे में हम आपको बता देते हैं। भूमि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है और हमारी मूलभूत आवश्यकता किससे पूर्ति होती है, भूमि से ही पूर्ति होती है। जैसे में हम बताए थे, जाने के लिए घर, रहने के लिए आवास, फसल उगाने के लिए, कृषि का खेती करने के लिए हमको सब कुछ किससे होना चाहिए, भूमि से होना चाहिए। और इसीलिए पढ़े थे भारत की जलवायु भूमि असमान तरीके से बांटा गया है, इस सब के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग किसी के बारे में पढ़ेंगे, मृदा। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा। मृदा कहने का मतलब मिट्टी, मृदा कहने का मतलब मिट्टी, मृदा यानी कि मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी। कहता है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग जनरली हम तो लोग जानते हैं कि चट्टान के टूटने फूटने से या चट्टान के क्षय होने से उससे क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो हम यही पढ़ेंगे मृदा, यानी कहता है मिट्टी। मृदा कहने का मतलब मिट्टी, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जो चट्टाने के टूटने फूटने या अपक्षय यानी कि टूटने फूटने जैविक पदार्थ, हुमस, खनिज, जल और वायु की मिश्रण है, जिसमें हम मृदा कहते हैं। कहा कि चट्टान के टूटने फूटने से, चट्टान है, चट्टान का जो सबसे ऊपरी भाग होता है जिस पर हम लोग रहते हैं, उस पर पहाड़ वगैरह भी है, तो कहा जाता है कि जैसे ही पहाड़ खसकता है, टूटता है, और जैसे ही टूटता है तो उसमें पानी होगा, खनिज होगा, ये सबसे मिश्रण होता है, और हुमस होता है। हुमस करने मतलब उसमें क्या भुरभुरा टाइप का होता है, जिसको जैविक क्रियाओं के द्वारा हम लोग खाद वगैरह में करते हैं, तो वैसा रहता है। उस सब से जब टूटता है तो किसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी हमारे लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी हमारे लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मिट्टी से ही हम लोग क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। जैसे अच्छा मिट्टी होगा तो अच्छा फसल उगेगा, काली मिट्टी होगा तो कपास उगेगा, लाल मिट्टी होगा तो वगैरह तिलहन वगैरह उगता है। वैसे सब मिट्टी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो कहा कि जब मृदा, मिट्टी पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, यानी कि जो पृथ्वी का सबसे पहला भाग होता है ऊपर वाला, उसको ऊपरी परत कहते हैं, जो चट्टान के टूटने फूटने अक्षय जैविक पदार्थ यानी कि हुमस, खनिज, जल और वायु की मिश्रण है, जिसे हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत? अब इसमें हमको कहा कि मृदा भी एक प्रकार का क्या है, ये पॉइंट है बुआ,
आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताइए कि मृदा कैसी संसाधन है, तो हम कह सकते हैं कि मृदा कोई मनुष्य नहीं बना सकता है, यह एक प्राकृतिक है, यह प्राकृतिक में पाया जाता है, इसलिए वह कैसी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। में इसमें कोई दिक्कत कहा, यह एक प्राकृतिक एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। आगे हमको अगला पॉइंट में क्या कहा कि मृदा जो होगा यानी कि जो मिट्टी जो होगा वो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब जान लीजिए, कहने का मतलब है कि अगर हम कहीं पेड़ लगाते हैं तो मिट्टी पर डिपेंड करता है कि इस मिट्टी में कौन सा पौधा लगने वाला है। जैसे बिहार में सेब का खेती करेंगे, नहीं होगा, क्योंकि वहां की मिट्टी अलग है, यहाँ का मिट्टी अलग है। तो मिट्टी हमारे पेड़ पौधे के लिए आवश्यक है, लेकिन हर तरह का हर मिट्टी सब जगह नहीं चलता। जैसे बिहार में है लीची वगैरह है, इस सब का खेती होता है, लेकिन यहाँ पर कोई सेब उगाना चाहे तो बहुत कठिन मेहनत करना पड़ेगा और उसी वातावरण में उसको ढालना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, तो पेड़ के लिए आवश्यक है। तो मिट्टी हर तरह का हर एक पौधे के लिए आवश्यक है। अब कहा कि यह चट्टाने के अपक्षय से बनता है। हम पहले कह दिए थे कि जो मिट्टी जो बनता है, मिट्टी किससे बनता है, चट्टान के अपक्षय यानी कि टूटने या फूटने से बनता है। तो टूटने फूटने से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, मिट्टी बनता है। क्या बनता है, मिट्टी बनता है। ठीक है, अगला में क्या कहता है कि जो मिट्टी होता है यानी कि मृदा, यानी कि ये क्या होता है, मिट्टी। हमेशा कहते हैं मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी में खनिज, जल, वायु और जैव पदार्थ पाए जाते हैं। हाँ, जहां पर मिट्टी टूटेगा उसमें खनिज भी होगा, जल भी होगा, वायु भी होगा और जैविक क्रिया, जैविक पदार्थ भी होगा। इस सबसे क्या होता है, इस सबसे मिट्टी में पाया जाता है। मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, खनिज होता है मिट्टी में, सुनो बाबा, मिट्टी में खनिज भी होता है, दूसरा जल भी होता है, वायु भी होता है और जैव पदार्थ भी पाए जाते हैं। मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, तो मिट्टी में पहला खनिज, दूसरा जल, वायु और जैव पदार्थ भी क्या होते हैं, मिट्टी में ही पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में, तो भारत है, तो भारत की प्रमुख मिट्टियां, भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उस मिट्टी में कौन सी खेती होती है, वो कौन सी खेती के लिए प्रयुक्त है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, यदि नदी और तालाब के कटाव से या पानी से कहीं से दहकर मिट्टी एक स्थान पर जमा हो जाता है तो उस मिट्टी को हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और यह मिट्टी क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, तो यही हम पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी कहा कि वैसा मिट्टी, कहा वैसा मिट्टी जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई, यानी कि जो जहां से नदी अगर बहा, जहां से बांध टूटा, तो जहां से बांध टूटता है तो वहां से जैसी पानी गिरता है तो वो पानी मिट्टी को खदार कर, मिट्टी को क्या करता है, खदेड़ कर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को बहाकर ला कर जमा कर देता है। उस मिट्टी क्या होता है, जमा की गई मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी है, यानी कि यह मिट्टी क्या होता है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। जो नदी घाटियों, डेल्टाओं और बाढ़ के मैदानों में जमा हो जाता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। हम पहले कहते हुआ कि वैसा मिट्टी जो नदी और तालाब के द्वारा जैसे पानी का बहाव आता है उसके साथ में जो मिट्टी आता है वो कहीं ना कहीं जाके जमा हो जाता है, और वह जमा हो जाता है तो वो बहुत उपजाऊ हो जाता है। उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और उस मिट्टी में गेहूं की खेती होती है, धान की खेती होती है, मकई की खेती होती है, और इस मिट्टी में उपज भी क्या होता है, ज्यादा होता है। मिट्टी कहते हैं इस महीन गाद रेत, और कहा कि जैसी वो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी आता है तो पानी के साथ आएगा तो पानी के साथ गाद यानी कि कादो वाला मिट्टी होगा, और जब पानी सूख जाएगा तो उस पर कुछ ना कुछ बालू होगा तो रेत वाला भी होगा। इस मिट्टी को यही कहा गया कि गाद, रेत और बालू मिट्टी से ही जलोढ़ मिट्टी बना होता है। अब कहा जाता है कि यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बता देते हैं। यह उत्तर भारत के मैदानों में पाया जाता है, यानी कि उत्तरी भारत का जो मैदान होगा उसमें क्या जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद कहता है यह अत्यंत उपजाऊ होता है और
इसमें ई है जैसे के तौर पर देख लो, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा खेती होता है, धान अच्छा होता है, गेहूं अच्छा होता है, गन्ना होता है, ई उपयुक्त होता है। यानी कि यह धान गेहूं गन्ना के लिए ये मिट्टी जलोढ़ मिट्टी क्या है, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा, सबसे अधिक से अधिक ज्यादा उपज जलोढ़ मिट्टी में होता है। अब दूसरा क्या कहता है, काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या होता है, देखिए कहा कि वैसा मिट्टी, ये काली मिट्टी क्या है, हमारा एक टॉपिक है। काली मिट्टी क्या है, टॉपिक है। कहा वैसा मिट्टी जिसे काली कपास के नाम से जाना जाता है। अब जैसी काली मिट्टी का नाम आता है तो कहा जाता है काली मिट्टी कपास के लिए नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी किस नाम से जाना जाता है बाबू, कपास के नाम से जाना जाता है। और जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टान के टूटने से बनता है। ज्वालामुखी कहने का मतलब वैसा भूमि जहां पर धरती के नीचे से क्या होता है, ज्वाला, यानी कि धरती जब फटता है तो उसके नीचे से आग वगैरह निकलता है, और वह आग वगैरह जो निकलता है तो उसमें जो टूटता फूटता है तो वो मिट्टी का निर्माण लेता है, उसी को क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी को कपास के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, कपास के लिए नाम से जाना जाता है। और यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। काली मिट्टी भी क्या है, अत्यधिक उपजाऊ है। इस मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। एग्जाम में पूछता है कि काली मिट्टी किसके लिए प्रयुक्त है, तो आपको बोलना पड़ेगा काली मिट्टी जो होता है वह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, कपास के लिए। और यह काली मिट्टी जो पहाड़ कहाँ पाया जाता है, मिटता कहाँ, तो दक्कन का पठार क्षेत्र में। दक्कन का जो पठार क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, पठारीय क्षेत्र है, वहां पर काली मिट्टी का मिलता है, वहीं पर निर्माण उर्माण होता है। और काली मिट्टी ऐसे ज्यादातर महाराष्ट्र यानी मुंबई में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर देख लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, ई मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में हमेशा भी पूछ देता है, VBI है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। इसको आप नोट्स में लिखिएगा तो हाईलाइट कर लिया, नोट्स में लिखिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इस पर डबल स्टार मार लीजिएगा, VBI कर लीजिएगा कि कपास के लिए प्रसिद्ध है कौन सा मिट्टी, कौन मिट्टी, तो लिख देना होगा काली मिट्टी। कपास के लिए प्रसिद्ध कौन सा मिट्टी है, तो काली मिट्टी। कौन मिट्टी है प्रसिद्ध, काली मिट्टी है। कौन मिट्टी है, काली मिट्टी है। ठीक है, किसी को दिक्कत। अब कहता है कि जो काली मिट्टी है इसका उपयोग क्या होता है। उपयोग में लिखा हुआ है यह कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हम कहे थे कि काली मिट्टी में कपास सबसे ज्यादा होता है, यह अधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। और लेकिन इसमें दलहन, गेहूं और अन्य फसल की भी अच्छी पैदावारी होती है। यानी कि सबसे ज्यादा कपास की खेती के लिए उपयोग किया जाता है, और इसके साथ में किसका, दलहन का, गेहूं का भी उपज भी अत्यधिक होता है, अच्छा होता है, पैदावार भी अच्छा होता है। पर्वतीय मिट्टी, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र में जो मिट्टी पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी होता है, पर्वतीय क्षेत्र मिट्टी, यानी कि पर्वत के टूटने फूटने से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। या पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, इसके लिए उपयुक्त होता है। जैसे इस मिट्टी में क्या बनता है, चाय के लिए होता है, कॉफी के लिए होता है, मसाले के लिए उपयुक्त होता है। पर्वतीय मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है, चाय के लिए, कॉफी के लिए, मिट्टी मसाला के लिए उपयुक्त होता है। अब आता है लाल मिट्टी। क्या होता है, लाल मिट्टी। कहा मुख्य रूप से लाल मिट्टी का निर्माण क्या होता है, कहता है मुख्य रूप से गर्म और शुष्क आर्द्र जलवायु में प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टान को टूटने से बनता है। कहा कि लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है आर्द्र और शुष्क गर्म जलवायु में जो पुराना जो क्रिस्टलीय चट्टान होगा, यानी कि जो पृथ्वी पर सबसे पुराना जो चट्टान होता है उसके टूटने फूटने से कौन सा मिट्टी का निर्माण होता है, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। और इसमें कहा जो भारत के लगभग 10.6% भूभाग को कवर करता है, यानी कि जो लाल मिट्टी जो पर्वतीय क्षेत्र होगा जहां पर लाल मिट्टी का निर्माण होता है वह अकेला 10.6% भूभाग को क्या करता है, कवर करता है। दूसरा कहता है कि लाल मिट्टी में लोहे का ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है।
कहा कि जब क्रिस्टलीय पदार्थ टूटता है तो उसमें लौह की मात्रा अधिक होता है, लौह ऑक्साइड होता है, यानी कि लोहा का मात्रा रहता है, जिसके कारण उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। किसके कारण लाल मिट्टी की, लाल मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है कि लोह के ऑक्साइड का कारण, यानी कि लोहा का जो ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। यह मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पाया जाता है। जो लाल मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में ओडिशा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पाया जाता है। अगला है इसी में है क्या कि अगला इसी में है, यह मिट्टी नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस में कमी के साथ कम जल धारण क्षमता रखती है, लेकिन चूना और उर्वरक प्रबंधन से यह कपास, दाल, बाजरा और तंबाकू के लिए उपजाऊ बन सकती है। कहा कि जो लाल मिट्टी जो होता है इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन फास्फोरस की क्या है, कमी होती है, और इसमें जल धारण क्षमता कम है, यानी कि इसमें जल को सोखना है, यानी कि जिसमें जल धारण, यानी कि जल जल्दी बहुत देर तक रह नहीं सकता, जल को रखते हैं और वह क्या करता है, तुरंत सोख लेता है, उसी को कहता है जल धारण क्षमता कम रखता है, लेकिन चूना और उर्वरक प्रबंधन से यह कारण, यानी कि इसमें चूना क्या है, चूना की मात्रा अधिक है, जिसके कारण इसमें क्या, कपास, दाल, बाजरा और तंबाकू के लिए क्या है, लाल मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है। लाल मिट्टी क्या हो जाती है, बहुत उपजाऊ हो जाती है। अब है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी है, हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी कहता है वैसा मिट्टी, बलुई मिट्टी क्या कहता है, वैसा मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा हो, उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। यानी कहा कि वैसा मिट्टी जिसमें सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, बालू होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, बलुई मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी जल को बहुत भूखी है, यानी कि बलुई मिट्टी क्या है, जल का बहुत भूखी होती है। बालू पर आप रखिएगा जल को तुरंत सोख लेगा, बालू पर जल रखिएगा तुरंत सोख लेता है, इसलिए कहा कहता है कि बलुई मिट्टी जल का क्या होती है, भूखी होती है, इसके पास भूखा होता है कि पानी आए उसको एकत्र कर ले, पानी आए उसको पी जाए, पानी आए उसको सोख ले, उसी को भूखा कहा जाता है। इतना ही, और इतना में बलुई मिट्टी तक अगर किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, उसका सलूशन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।